हेलो 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 एवरीवन। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आप लोग बोलेंगे सर आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन आप दिख क्यों नहीं रहे हैं? तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मोहित यादव और मैं आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्या पढ़ाता हूं? जीव विज्ञान पढ़ाता हूं। और ये जो बैच है जिसमें मैं जीव विज्ञान बायोलॉजी आपको पढ़ा रहा हूं, ये बैच उदय बैच है। और उदय बैच क्लास 9th के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है। आप सभी लोगों के लिए ये 9th बैच है जिसमें हम लोग जीव विज्ञान को पढ़ेंगे। और जीव विज्ञान के अंदर जो भी चैप्टर आते हैं उन चैप्टर को क्रम वाइज करके एक एक करके उनके अंदर आने वाले सभी टॉपिक को एक एक करके बहुत आराम से उनका गहन अध्ययन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? बहुत ही डीप स्टडी करने वाले हैं, गहन अध्ययन करने वाले हैं। तो बेटा ये बैच किस क्लास के बच्चों के लिए है? क्लास 9वीं के बच्चों के लिए ये बैच है जिसमें मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूं। और आज आप लोग बेटा जिस चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो है जीवों में विविधता। और ये नया चैप्टर का नया टॉपिक नहीं है। ये जीवों में विविधता जो चैप्टर है उसका ये 6वां लेक्चर जाने वाला है। कौन सा लेक्चर? 6वां लेक्चर जाने वाला है। और चैप्टर का नाम क्या है बेटा? जीवों में विविधता। तो जीवों में विविधता जिस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पहला लेक्चर नहीं है इसका। जिन लोगों को भी इसके बाकी के लेक्चर पहले वाले देखने हैं वो देखेंगे। ये इसका 6वां लेक्चर है। और इस 6वें लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे थे पेड़ पौधों के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? पेड़ पौधों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उनकी चर्चा कर रहे थे। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पेड़ पौधों में जो 2 उपवर्ग होते हैं जो बचे हुए हैं, आज उनको डिस्कस करना है, जिसमें हम लोग देखेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। आज हम लोग बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में और एंजियोस्पर्म के बारे में। ठीक, आप सभी को पता है जो पेड़ पौधे हैं उसमें कितने उपवर्ग होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5 उपवर्गों में उनको बांटा गया है। और उन 5 में से 3 उपवर्गों को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन से 3 उपवर्गों को पढ़ चुके हैं? जरा रिवाइज करते हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं। हम लोगों ने जिन 3 को पढ़ा था उसमें सबसे पहले नंबर पे था थैलोफाइटा। क्या था? थैलोफाइटा। इसके बाद क्या था बेटा? इसके बाद था ब्रायोफाइटा। ठीक। और तीसरे नंबर पे हम लोगों ने जिसके बारे में पढ़ा था उसका नाम है टेरिडोफाइटा। ठीक, तो ये 3 हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में। आज हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक, आप सभी बच्चों को पता है कि ये जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये क्रिप्टोगैमी में आते हैं। जो मेरे प्यारे बच्चे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो यहां पर इस बात को ध्यान देंगे कि ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा किस में आते हैं? क्रिप्टोगैमी में आते हैं। और क्रिप्टोगैमी कौन से प्लांट हैं, कौन से पेड़ पौधे हैं जिसमें बीज अनुपस्थित होते हैं? क्या होते हैं? बीज अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, मतलब बीज नहीं पाए जाते हैं। तो बीजों के पाए जाने और ना पाए जाने, इस आधार पे 2 कैटेगरी में इसको विभाजित किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्रिप्टोगैमी होता है और दूसरा फिनेरोगैमी होता है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे फिनेरोगैम्स में। किसमें आएंगे? फिनेरोगैमी में आएंगे। और फिनेरोगैमी क्या होते हैं बेटा? तो क्रिप्टोगैमी में आपने देखा कि बीज अनुपस्थित हैं, मतलब बीज नहीं पाए जाते हैं। तो जो फिनेरोगैमी है इसमें
बीज उपस्थित होते हैं। ठीक, तो जिम्नोस्पर्म में भी बीज आपको मिलेंगे और एंजियोस्पर्म में भी बीज पाए जाएंगे। ठीक, इसलिए इसको कौन सी कैटेगरी कहते हैं? फिनेरोगैम कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनेरोगैम कहते हैं। अंग्रेजी शब्द भी ऐसे ही लिखा होता है, फिनेरोगैमी। ठीक, और क्रिप्टोगैमी की अगर आप बात करेंगे तो क्रिप्टोगैमी। ठीक, क्रिप्टोगैमी में बीज अनुपस्थित होते हैं। इसमें 3 कैटेगरी आती हैं, पहली थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। ठीक, फिर आ जाएंगे फिनेरोगैम्स। फिनेरोगैम्स में बीज उपस्थित होते हैं और इसमें जो 2 कैटेगरी आती हैं वो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, और ये किस में आती है? फिनेरोगैम्स में आती हैं। तो ये हम लोगों ने देखा क्या? पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? पेड़ पौधों के बारे में। अब यहां पर लिखा हुआ है पादपों का वर्गीकरण। अब ये पादपों का वर्गीकरण आप खुद करेंगे। चलिए फटाफट बताइए, अगर आप पादपों का वर्गीकरण करते हैं तो अभी हमने आपको बताया था कितनी चीजें मिलती हैं बेटा? 5 चीजें मिलती हैं। कितनी चीजें मिलती हैं? 5 चीजें मिलती हैं। ठीक है ना, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं चीजों को, एक बार चीजों को फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे नंबर 1 पे क्या आ जाएगा बेटा? सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा थैलोफाइटा। ठीक है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। जो बच्चे इसको दोबारा से, जो बच्चे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कुछ कुछ पॉइंट यहां पर डिस्कस हम लोग कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे। और डीप से अगर और ज्यादा से अगर आपको इसको पढ़ना है तो आप पिछला वाला लेक्चर क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो पहला क्या है? पहला है थैलोफाइटा। दूसरा क्या है? ब्रायोफाइटा। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा बेटा? टेरिडोफाइटा। इन तीनों को हम लोग पहले पढ़ चुके थे। आज जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है वो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक, तो कितनी चीजें बेटा यहां पर देखी हम लोगों ने? 5 चीजों को हम लोगों ने यहां पर देखा, और उस 5 में पादपों का वर्गीकरण है जिसमें पेड़ पौधों को, पादपों को 5 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। और ये 5 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आता है थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इन 5 कैटेगरी में क्या किया गया है? इनको विभाजित किया गया है। ठीक, और ये 5 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? बताइए, कौन कौन सी 5 कैटेगरी हैं? तो सबसे पहली क्या है बेटा? थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा क्या होते हैं?
तो हमने यहां पर आपको बताया था कि जब आप थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे तो यहां पर एक शब्द बार बार आएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर ये थैलस क्या होता है, तो बेटा थैलस का मतलब क्या होता है, ऐसे पेड़ पौधे जो ऐसे पेड़ पौधे जो जड़, तना और पत्ती, भाई जो पेड़ पौधे होते हैं वो तीन चीजों में ही तो विभाजित होते हैं। किसमें विभाजित होते हैं, जड़ में, तना में और पत्ती में। तो जड़, तना और पत्ती किसी भी पेड़ में पाई जाती है, किसी भी पौधे में पाई जाती है। लेकिन जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा के अंतर्गत जो भी पेड़ पौधे आते हैं, खास बात है यहां पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कि थैलोफाइटा की कैटेगरी के अंदर जो भी पेड़ पौधे आते हैं वो जड़, तना और पत्ती में, जड़, तना और पत्ती में विभाजित विभाजित नहीं होते हैं, विभाजित नहीं होते हैं। मतलब कि जड़, तना और पत्ती पाई नहीं जाती है, समझ रहे हो आप। मतलब पेड़ पौधों की कैटेगरी में रखा गया है लेकिन ये पेड़ पौधे जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं। और इसी खास बात को, इसी महत्वपूर्ण पॉइंट को, जो पेड़ पौधे जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको बेटा, थैलस कहते हैं। और इसका जब उदाहरण की हम लोग चर्चा करेंगे तो इसका उदाहरण क्या मिल जाएगा हमको, तो यहां पर इसका उदाहरण मिलेगा शैवाल। उदाहरण क्या मिलेगा बेटा, शैवाल, ठीक है। और शैवाल को अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं, ठीक। तो क्या मिला यहां पर हमको, शैवाल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइटा की। किसकी बात करेंगे यहां पर हम लोग, ब्रायोफाइटा की बात करेंगे, ठीक। ब्रायोफाइटा की खास बात क्या है कि ब्रायोफाइटा को कहा जाता है पौधों का उभयचर। किस नाम से जानते हैं हम लोग, पौधों का उभयचर, इस नाम से हम लोग इसको यहां पर जानते हैं, ठीक। अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, पौधों का उभयचर कहते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसको आपको याद रखना है। क्या करना है, इसको आपको याद रखना है कि ब्रायोफाइटा से जो क्वेश्चन बनता है, ब्रायोफाइटा से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है कि पौधों का उभयचर किसे कहते हैं। तो पौधों का उभयचर किसको कहते हैं, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। किसको कहते हैं, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। क्लियर है इतना, ठीक। इसके अलावा ब्रायोफाइटा में भी जड़, तना और पत्ती के जैसी संरचना होती है, ठीक। एग्जैक्टली जड़, तना और पत्ती नहीं होता है, जड़, तना और पत्ती के जैसी, मतलब जड़ के जैसी, जड़ के आकार की, तने के आकार की, पत्ती के आकार की संरचना पाई जाती है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, पहला पॉइंट तो आपने लिख दिया क्या कि पौधों का उभयचर। थैलोफाइटा में क्या लिखा था, थैलस, ठीक। जड़, तना और पत्ती के जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक। अब अगर आप बात करेंगे इसकी उदाहरण की बात करेंगे, अगर किसकी बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे तो क्या उदाहरण ले सकते हैं हम लोग यहां पर, तो सही से लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ना, ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा।
उदाहरण इसका हो जाएगा, हमने आपको इसके दो उदाहरण बताए थे। एक हमने आपको बताया था लीवरवर्ट, क्या बताया था, लीवरवर्ट बताया था, और दूसरा हमने आपको बताया था मॉस। और हमने कहा था ये दोनों ही बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, अगर लीवरवर्ट की बात करेंगे तो लीवरवर्ट में क्या आ जाता है बेटा, मार्केंसिया आ जाता है। क्या आ जाता है, मार्केंसिया आता है। और मॉसेस की अगर आप बात करेंगे, मॉस की बात करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, तो यहां पर आपको स्फेगनम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्फेगनम मिल जाएगा, रिक्सिया मिल जाएगा, ठीक। तो लीवरवर्ट की बात करेंगे, इसको ना यहां पर लिखते हैं, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। क्यों भाई, फिर टेरिडोफाइटा लिखने की जगह नहीं पड़ेगी, फिर आप कहोगे सर ये तो गलत बात है। तो अगर हम इसके उदाहरण की बात करेंगे तो यहां पर आएगा लीवरवर्ट, और लीवरवर्ट में हम लोग पढ़ते हैं किसको, मार्केंसिया को, ठीक। और दूसरा होता है मॉस, ठीक। और मॉस में हम लोग दो उदाहरण पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं स्फेगनम के बारे में, और दूसरा पढ़ते हैं रिक्सिया के बारे में, ठीक। तो ये किसके बारे में था, ये था ब्रायोफाइटा के बारे में। अब चलिए बात करते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। तो टेरिडोफाइटा में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है बेटा टेरिडोफाइटा का, कि टेरिडोफाइटा में क्या पाए जाते हैं, संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक के पाए जाने की शुरुआत कहां से हुई थी, टेरिडोफाइटा से हुई थी, ठीक है ना। तो टेरिडोफाइटा में क्या पाए जाते हैं, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, यहीं से संवहन ऊतक की शुरुआत हुई थी। और संवहन ऊतक भी कितने तरह के होते हैं यहां पर, तो दो तरह के संवहन ऊतक की हम लोगों ने चर्चा करी थी। एक के को हम लोगों ने जाइलम और दूसरे को फ्लोएम के बारे में देखा था, ठीक। तो संवहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम की अगर आप बात करेंगे तो जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम है जल तथा खनिज लवणों का स्थानांतरण करना, ठीक। और अगर बेटा फ्लोएम की बात करेंगे तो फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम भोजन का या भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है। फ्लोएम क्या करता है, भोज्य पदार्थों का क्या करेगा, स्थानांतरण, ठीक। चलो अभी देखो रिवाइज करते हैं पहले, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो किसका है, थैलस का है। थैलस का मतलब क्या होता है, ऐसे पेड़ पौधे जो जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं, उसको क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएंगे, शैवाल आ जाएंगे। वहीं जब ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो ब्रायोफाइटा को पौधों का उभयचर कहते हैं, क्योंकि ये जल में भी पाए जाते हैं और भूमि में भी पाए जाते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधे जो जल और भूमि दोनों जगह पर पाए जाते हैं उसको उभयचर कहते हैं, और ब्रायोफाइटा पेड़ पौधों में आता है तो इसको पौधों का उभयचर कहा जाता है, ठीक है। और ब्रायोफाइटा की खास बात क्या है कि इसमें जड़, तना और पत्ती के जैसी संरचना पाई जाती है। एग्जैक्टली जड़, तना और पत्ती नहीं पाया जाता है, कुछ उससे मिलती जुलती हुई उसके आकार की संरचना
पाई जाती है। उदाहरण की बात करेंगे तो दो तरह के उदाहरण यहां पर पढ़ते हैं, एक लीवरवर्ट और एक मॉस। लीवरवर्ट में हम लोग मार्केंसिया को पढ़ते हैं, जबकि मॉस में स्फेगनम और रिक्सिया को पढ़ते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे टेरिडोफाइट की, तो टेरिडोफाइट में ही सबसे पहले संवहन ऊतक की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी बेटा? संवहन ऊतक की। और संवहन ऊतक कितने तरह के होते हैं? दो तरह के संवहन ऊतक पाए जाते हैं। पहला, या दो तरह के संवहन ऊतक होते हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम की अगर हम लोग बात करेंगे तो भूमि से अवशोषित जड़ों के माध्यम से भूमि से अवशोषित जल और खनिज लवणों का पौधों के सभी भागों पे क्या करना? उसका स्थानांतरण करना। स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाना। वहीं अगर आप फ्लोएम की बात करेंगे तो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। और भोज्य पदार्थ ये बनते कहां पर हैं? तो पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो, और वो भी कौन सी पत्तियां होनी चाहिए? हरी कलर की पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां हरी क्यों होती हैं? इसका जवाब हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पत्तियां हरी क्यों होती हैं? ठीक है। और जिस वजह से पत्तियां हरी होती हैं, जिस वर्णक की वजह से, वो वर्णक किस कोशिकांग में पाया जाता है? ठीक है ना। तो इन दो सवालों का उत्तर आप मुझे कहां देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो पत्तियां हैं वो हरी क्यों होती हैं, और जो वर्णक है जिसकी वजह से वो हरी होती हैं उस वर्णक का नाम बताएंगे, और वो वर्णक किस कोशिकांग में पाया जाता है ये भी आप बताएंगे। ठीक। तो चलो वापस आते हैं कि पौधों की जो हरी पत्तियां हैं वो भोजन का निर्माण करती हैं, और उन भोज्य पदार्थों को पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का काम, स्थानांतरण का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक। तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों क्या है? संवहन ऊतक होते हैं। और संवहन ऊतक की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी? तो टेरिडोफाइटा से हुई थी। चलो अब हम लोग बात करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों ही किस में आते हैं? तो ये दोनों ही आते हैं फिनेरोगैम्स में। किसमें आते हैं? फिनेरोगैम्स में आते हैं। ठीक। और फिनेरोगैम्स का मतलब क्या होता है? कि ऐसे पेड़ पौधे जिसमें बीज उपस्थित होते हैं। ऐसे पेड़ पौधे जिसमें बीज उपस्थित होते हैं। ठीक। तो जिम्नोस्पर्म में भी हमको बीज मिलेंगे और एंजियोस्पर्म में भी बीज मिलेंगे, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है ये हम आपको अभी आगे आने वाली स्लाइड में बताएंगे। कि जो जिम्नोस्पर्म है उसमें बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। बीजों के ऊपर जो आवरण होता है बीजांड का, वो बीजांड का आवरण नहीं पाया जाता है। जबकि एंजियोस्पर्म में जो बीज हैं वो ढके हुए होते हैं। ठीक है। फलों के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? फलों के अंदर होते हैं, और बीजांड से ढके होते हैं, बीजांड नामक आवरण से ढके होते हैं। तो सीधी सीधी भाषा में हम लोग कैसे समझेंगे कि एंजियोस्पर्म में जो बीज हैं उनके ऊपर कोई भी आवरण, किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में जो बीज पाए जाते हैं वो उनमें आवरण पाया जाता है, वो एक आवरण से ढके होते हैं। ठीक। तो जिम्नोस्पर्म में आवरण नहीं पाया जाता है बीजों में, और एंजियोस्पर्म में आवरण पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में फूल पाए जाते हैं। तो जिन पौधों में फूल होते हैं, अब आपको जितने भी पौधे दिखाई दे रहे हैं, और अगर उनमें फूल हैं, फ्लावर हैं, तो वो किस में आता है? एंजियोस्पर्म में आएगा। और अगर वो बढ़िया, उसमें जड़ तना पत्ती सब कुछ बढ़िया दिख रहा है लेकिन फूल नहीं है, तो वो किस में आ जाएगा? जिम्नोस्पर्म में आएगा। ठीक है। चलो अब हम लोग आगे से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये जिम्नोस्पर्म में हम लोगों को क्या, अभी और जिम्नोस्पर्म के बारे में बताएंगे लेकिन वो अगली स्लाइड में बताएंगे। इतना हम लोग थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा इतना हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। इसकी चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। आज अब जिसकी चर्चा करनी है उसका सबसे पहला टॉपिक क्या है? जिम्नोस्पर्म। तो देखो ये जिम्नोस्पर्म है, और जिम्नोस्पर्म की खास बात मैंने आपको क्या बताई कि इसमें बीज तो पाए जाते हैं, बीज तो पाए जाते हैं, लेकिन बीजों के ऊपर या बीजों के बाहर जो आवरण होता है वो आवरण नहीं पाया जाता है, आवरण अनुपस्थित होता है। इसीलिए इनको नग्न बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? नग्न बीज कहते हैं, क्योंकि बीजों के बाहर का आवरण अनुपस्थित होता है। ठीक है। चलो देखो
क्या है, जिम्नोस्पर्म है। और ये जो जिम्नोस्पर्म है ये दो तरह के शब्दों से मिलकर के बना है। कितने तरह के शब्दों से मिलकर के बना है बेटा, दो तरह के शब्दों से मिलकर के बना है, जिम्नो प्लस स्पर्म, जिम्नो प्लस स्पर्म। और स्पर्म का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, स्पर्म का मतलब हो जाएगा बीज, स्पर्म का मतलब क्या हो जाएगा, बीज। और ये जो जिम्नो है, इस जिम्नो का मतलब क्या हो जाएगा, नग्न, क्या हो जाएगा, नग्न। तो इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो दो ग्रीक शब्दों से हुई है, जिम्नो प्लस स्पर्मा हो गया जिम्नो स्पर्म। ठीक, अब ये जो जिम्नो शब्द है, कौन सा, जो जिम्नो शब्द है इसका मतलब होता है नग्न, मतलब कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है, किसी भी आवरण का ना पाया जाना, मतलब कि नग्न अवस्था में होना। और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज, मतलब ऐसे बीज जो कैसे होते हैं, जो नग्न अवस्था में होते हैं, नग्न बीजी पौधे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नग्न बीजी पौधे कहलाते हैं, क्योंकि इनके जो बीज हैं उसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। बार बार हम इस बात को जोर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बीज में आवरण अनुपस्थित होता है। बस जितना हम आपको बताते जा रहे हैं सिर्फ उतना आप पढ़ते रहिए, है ना, जितना हम आपको बताते जा रहे हैं उतना पढ़ते रहिए, उससे ज्यादा कुछ भी पूछा नहीं जाएगा आपसे, इस बात की हम आपसे गारंटी लेते हैं। जितना हम आपको बता देंगे उतना अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको जीव विज्ञान में फिर कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ठीक, तो जिम्नोस्पर्म क्या है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिम्नो प्लस स्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नग्न और स्पर्म का मतलब, स्पर्मा का मतलब होता है बीज, मतलब नग्न बीजी पौधे होते हैं। अब ये नग्न बीजी पौधे का मतलब क्या है कि ऐसे पौधे जिनके बीज में आवरण अनुपस्थित होता है। क्या नहीं होता है, आवरण नहीं होता है, आवरण अनुपस्थित होता है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आप लिख देंगे, इससे आपके नंबर बढ़ेंगे। क्या है कि ये पौधे बहुवर्षीय होते हैं, मतलब जो इनकी लाइफ साइकिल है वो 2 से ज्यादा सालों की होती है। सदाबहार होते हैं हमेशा, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, ये सदाबहार हैं, हमेशा बढ़िया खिले रहते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे ही बने रहते हैं। और काष्ठीय होते हैं, मतलब इसमें जो लकड़ी है, जो इनका तना है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है। ठीक, अच्छा, अब इसमें आप एक तो 2 पॉइंट तो आपको यहां से मिल गए। तीसरा पॉइंट आप ये वाला लिखेंगे कि बीज में आवरण अनुपस्थित होता है। चौथा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि फूल नहीं पाए जाते हैं, फूल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, फूल नहीं पाए जाते हैं, जो फूल हैं वो अनुपस्थित होते हैं। ठीक, चलो अगर उदाहरण की बात करते हैं तो 2 तरह के उदाहरण यहां पर हमको देखने को मिलेंगे, एक पाइनस और एक साइकस। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पाइनस और साइकस कैसे दिखते हैं, किस तरह के दिखते हैं ये, तो देखो इसको देखते हैं हम लोग। आइए, ये देखो भाई, ये जो यहां पर आपको जो चित्र दिख रहा है, ठीक है, ये किसका चित्र है बेटा, ये चित्र है साइकस का। आप लोगों ने अक्सर इस तरह के चित्र देखा होगा, इस तरह का पेड़ देखा होगा जिसमें लंबी लंबी इस तरीके से कांटे के आकार की पत्तियां निकली हुई हैं, लग रहा है कि जैसे दिखने में बहुत क्या है, ये चुभती हैं, है ना। और वाकई में अगर तुम इनके पास गए और तुमने इनमें हाथ लगाया तो क्या हो जाएंगी, ये पत्तियां तुमको चुभेंगी, इतनी ज्यादा ये चुभती हैं। या फिर इस तरह का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो इस तरह के जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये दोनों ही किस में आते हैं, साइकस में आते हैं। जबकि ये जो आपको बढ़िया सा बहुत बड़ा सा है ना, ये देखो छोटे आकार का है, ये ज्यादा जगह नहीं घेर रहा है ना, अपना शांत अवस्था में रहता है ना, छोटी सी जगह में, कम जगह में आराम से खुश रहता है। ठीक है, ये वाला भी बेचारा खुश रहता है, ऐसा नहीं है कि ये दुखी रहता है, खुश ये भी रहता है, लेकिन ये अपने आकार में बड़ा है। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है पाइनस। क्या नाम है इसका, पाइनस, PINUS। और साइकस में क्या हो जाएगा, CYCAS। ठीक, तो ये साइकस है और ये पाइनस है। ये देखो कितना बढ़िया सा है, बड़ा है एकदम, बहुत ऊंचा पेड़ है
और जड़, तना, पत्ती तीनों में आराम से विभाजित है और कितनी सारी शाखाएं यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक, अच्छा एक पॉइंट और यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट यहां पर और क्या डिस्कस करेंगे कि जैसा कि हमने आपको बताया कि जो जिम्नोस्पर्म है इसमें आपको जड़ भी मिलेगा, ठीक, तना भी मिलेगा और पत्ती भी मिलेगी। ठीक, तो जड़ की अगर बात करेंगे तो कैसी जड़ होती है, तो मूसला जड़ होती है। ठीक है, कैसी जड़ होती है बेटा, मूसला जड़ होती है। ठीक, जो तना है वो शाखित भी हो सकता है, शाखित मतलब शाखाओं में बटा हुआ, ठीक, शाखित भी हो सकता है और अशाखित भी हो सकता है, मतलब शाखाओं में विभाजित नहीं भी हो सकता है। तो शाखित भी हो सकता है और अशाखित भी, मतलब अपनी शाखाओं में विभाजित हो सकता है तना और नहीं भी। देखो ये वाला जो अभी हमने आपको चित्र दिखाया, इस चित्र में जो तना है वो अपनी शाखाओं में विभाजित नहीं है, इसमें भी अपनी शाखाओं में विभाजित नहीं है, लेकिन इसमें जो आप तना देखेंगे वो अपनी शाखाओं में क्या है, विभाजित है और इसीलिए अपने आकार में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो तना कैसा होता है, शाखित और अशाखित हो सकता है, जड़ मूसला जड़ होती है। और पत्ती की अगर बात करेंगे तो पत्ती कैसी होती है, सरल होती है। कैसी पत्ती होती है, सरल पत्ती होती है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट यहां पर क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो आपके मार्क्स बहुत ही ज्यादा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब यहां पर आपके 5 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4, और इन तीनों को, जड़, तना और पत्ती को एक ही अगर आप पॉइंट में मिला के लिख देंगे या ऐसे भी लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है। 5 पॉइंट ये हो गए और एक हो गया आपका उदाहरण पाइनस और साइकस। ठीक, चित्र की बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको यहां पर उदाहरण ही लिखना है। ठीक है ना, चलो तो ये किसके बारे में हो गया बेटा, ये हो गया जिम्नोस्पर्म के बारे में। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। और एंजियोस्पर्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन पौधों में फूल पाए जाते हैं। देखो ये कितने बढ़िया बढ़िया से यहाँ पर हमको फूल दिखाई दे रहे हैं, और ये जो फूल हैं इनको तोड़ना मत, है ना, क्योंकि जब तक ये लगे हैं ना तब तक ये बढ़िया खिले हुए हैं और खुशबू दे रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग शैतान हैं, क्या करते हैं कि इन फूलों को तोड़ लेते हैं, और तोड़ लेते हैं, उसकी खुशबू लेने के बाद फिर उसको फेंक देते हैं जमीन पे, बेचारा वो चला जाता है। ठीक है ना, तो हमने ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना है कि इनको तोड़ना नहीं है, आराम से जो है बगीचे में लगे हैं तो इनको लगे रहने दो भाई। ठीक, तो ये क्या है बेटा, एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग पुष्पीय पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पीय पौधे कहते हैं, मतलब इनमें पुष्प पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पुष्प, मतलब कि फ्लावर, जो फ्लावर हैं वो पाए जाएंगे। तो बढ़िया ये खिले होते हैं, रंगीन होते हैं, मस्त होते हैं, दिखने में एकदम चकाचक होते हैं। ठीक है ना, कीड़ों के साथ साथ इंसानों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो कीड़ों को, जो छोटे मोटे कीड़े हैं, तितलियां हैं, उनको तो आकर्षित करते ही हैं, और दिखने में इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं भाई साहब कि इंसान इसकी ओर अपनी आ, इंसान जो है वो बिना वजह इनकी ओर आकर्षित होता हुआ चला जाता है। ठीक है ना, तो आकर्षण भी जरूरी है। ठीक है, तो ये पुष्पीय पौधे होते हैं, इनमें जो बीज होता है, ठीक है, इनमें जो बीज होता है, तो बीज में आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आवरण, आवरण पाया जाता है। ठीक है, हाँ जय, हाँ हाँ, अरे तो यार, तो उनको, हाँ तो उनको खड़े रहने दो, तुम चढ़ा लो।
और तुमसे बोले थे यार, तुम चढ़ा लेना यार, चढ़ा लो, कोई दिक्कत हो तो बताना फिर। बीजों में क्या होता है, आवरण पाया जाता है। ठीक, तो पुष्पीय पौधे होते हैं और बीज में आवरण पाया जाता है। अब बीज में आवरण पाया जाता है और यहां पर बीज पत्र भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीज पत्र पाया जाता है। ठीक, और इसी बीज पत्र के आधार पे, किसके आधार पे, बीज पत्र के आधार पे एंजियोस्पर्म को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। कितने भागों में विभाजित कर दिया गया, दो भागों में, दो भागों में विभाजित कर दिया गया। अगर सिर्फ एक बीज पत्र पाया जाएगा तो उसको एक बीज पत्रीय पौधे कहेंगे। अगर दो बीज पत्र पाए गए तो उसको द्विबीजपत्री पौधे कहेंगे। तो या तो एक बीज पत्र पाया जाएगा या फिर दो बीज पत्र पाए जाएंगे। ठीक, तो बीज पत्र तो पाया जाता है, लेकिन अगर एक बीज पत्र है, कितने हैं, एक बीज पत्र है तो उसको क्या बोलेंगे, एक बीज पत्रीय पौधे। ठीक, और अगर दो बीज पत्र हैं तो उसको बोलेंगे द्विबीजपत्रीय पौधे। ठीक, तो पुष्पीय पौधे होते हैं, बीजों में आवरण पाया जाता है, जो बीजांड का आवरण है, मतलब बीज ढके होते हैं। किसके अंदर ढके होते हैं, फूलों के अंदर ढके होते हैं। किसके अंदर ढके होते हैं, फूलों के अंदर ढके होते हैं। फूल पाए जाते हैं, पुष्प पाए जाते हैं, बीज पत्र पाया जाता है, और इसी बीज पत्र के आधार पर एक बीजपत्रीय या फिर द्विबीजपत्रीय पौधे होते हैं। ठीक, और ये बढ़िया कैसे होते हैं, पुष्पीय पौधे होते हैं, एकदम मस्त तरह के, जो ये जो है आपको दिखाई देते हैं। ठीक है ना। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि जो जिम्नोस्पर्म थे, वो जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर के बने थे। ठीक उसी प्रकार से एंजियोस्पर्म भी दो शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, एक एंजियो, एक स्पर्मा। तो स्पर्मा का मतलब तो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था कि स्पर्मा का मतलब क्या है, बीज। लेकिन एंजियो का मतलब क्या है, एंजियो का मतलब है ढके हुए। ठीक, तो देखो इन दो ग्रीक शब्द कौन कौन सा, एक एंजियो और दूसरा स्पर्मा। तो एंजियो और स्पर्मा से मिलकर के बने होते हैं, जिसमें एंजियो का मतलब क्या होता है, ढका हुआ। एंजियो का मतलब क्या है, ढका हुआ, और स्पर्मा का मतलब क्या है, बीज। तो स्पर्मा का मतलब बीज होता है, ये तो आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा ही था, सॉरी अभी पिछली स्लाइड में हमने आपको दिखाया था। ठीक, तो बीज होते हैं वो भी कैसे होते हैं, ढके हुए होते हैं। यही एंजियोस्पर्म की क्या है, खास बात है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा हमको मिला कि ये कैसे होते हैं, पुष्पीय पादप हैं। कैसे हैं, पुष्पीय पादप हैं, मतलब इनमें फूल बढ़िया से पाए जाते हैं, और जो फूल हैं वो बढ़िया बढ़िया सुगंध आपको देते हैं, और आप लोग उसकी सुगंध से मस्त हो जाते हैं, है ना। पुष्पीय पादप भी कहा जाता है, मतलब अर्थात इन पौधों के जो बीज हैं वो फलों के अंदर ढके होते हैं, है ना। जो पौधों के जो बीज हैं वो फलों के अंदर क्या होते हैं, ढके होते हैं। क्या होते हैं बेटा, फलों के अंदर ढके होते हैं। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो बीजों का विकास है वो अंडाशय के अंदर होता है। अंडाशय एक संरचना होती है, ठीक है, एक गोल सी संरचना है, उस संरचना के अंदर क्या है, बीजों का विकास होता है, और बाद में क्या बन जाता है, फल का निर्माण करता है ना। जो आप लोग बढ़िया फल खाते हैं ना, उन फल का क्या करता है, निर्माण करता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा हमने आपको बताया था, इसमें क्या पाए जाते हैं, बीज पत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बीज पत्र पाए जाते हैं, जो बीज के अंकुरण के पश्चात कैसा हो जाता है, हरे कलर का हो जाता है। तो ठीक है, इस बात से कोई उतना लेना देना नहीं है। आपको क्या पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म जो है उसमें क्या मिलेगा, आपको बीज पत्र मिलेगा, और इसी बीज पत्र की संख्या के आधार पर दो तरह के एंजियोस्पर्म पाए जाएंगे। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। पहला, जिसमें सिर्फ एक बीज पत्र पाया जाएगा उसको एक बीजपत्रीय कहेंगे, जिसमें दो बीज पत्र पाए जाएंगे उसको द्विबीजपत्रीय कहेंगे। ठीक, तो एक बीज पत्र वाले पौधे को एक बीजपत्री,
है ना। एक बीज पत्र वाले पौधों को देखो, एक बीज पत्र वाले पौधों को एक बीजपत्री और दो बीज पत्र वाले पौधों को द्विबीजपत्री कहा जाता है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 कितने पॉइंट यहां पर आपको मिल गए? 6। बस, इससे ज्यादा कुछ भी ज्यादा नहीं लिखना है। 6 में से अगर आपने 5 पॉइंट भी लिख दिए तो मतलब समझो आपने बहुत ज्यादा लिख दिया, पर्याप्त लिख दिया है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब आप सोच रहे होगे सर इसके जो उदाहरण है वो आपने उदाहरण नहीं बताया। तो हमने आपको बताया जितने भी तरह के पेड़ पौधे हैं उन सभी में जो क्या मिलेगा? फूल पाए जाएंगे, पुष्प पाए जाएंगे। तो अगर पुष्प पाए जा रहे हैं तो क्या है वो जो है एंजियोस्पर्म में आएगा। ठीक, अब देखो एक बीजपत्री हमने आपको बताया था जिसमें एक बीजपत्र पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? एक बीजपत्री बोलेंगे। दिखेगा कैसा एक बीजपत्री? तो देखो ये कितने बढ़िया बढ़िया से आपको जो छोटे छोटे फूल दिख रहे हैं ये एक बीजपत्री में आते हैं। या फिर ये जो घास है, ये घास देख रहे हो एक बीजपत्री में आएगी। ये इस तरह के जो आप पेड़ देख रहे हो जिसमें पतले पतले से लंबे लंबे से जो सिरे निकले हुए हैं, तो ये किस में आते हैं? एक बीजपत्री में आते हैं। अगर आप अच्छा इसका देखो उदाहरण भी यहां पर दिया हुआ है। क्या दिया है? पैफियोपैलिडम। क्या लिखा है? पैफियोपैलिडम। पैफियोपैलिडम किसका उदाहरण है? एक बीजपत्री का उदाहरण है। वहीं अगर आप बात करेंगे द्विबीजपत्री की, तो द्विबीजपत्री का उदाहरण क्या है? आइपोमिया। क्या है? आइपोमिया, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो उदाहरण यहां पर हमने लिखा है जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो आइपोमिया द्विबीजपत्री का उदाहरण है। और ये जो फूल आप देख रहे हैं ये किसका है? ये आइपोमिया है। क्या है बेटा? ये आइपोमिया है। ठीक, उसी तरीके से हम लोग गमले में जिन फूलों को उगाते हैं और जिन पौधों को उगाते हैं और उन पौधों में हमको बढ़िया बढ़िया से क्या मिलते हैं? वहां पर फूल निकल आते हैं। तो ये कौन से पौधे होते हैं? आप बताएंगे सर ये द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। गमलों में जो हम लोग फूल को उगाते हैं, है ना, और उसके बाद जो बढ़िया से जो फ्लावर निकलता है, जो फूल, जो पुष्प निकलता है, जिसको देख करके ना अत्यंत खुशी होती है कि यार हमने ये पौधा लगाया था तो ये कितना छोटा सा था, लेकिन अब देखो ये पौधा कितना बड़ा हो गया है और इससे फूल निकल रहा है। तो उस वक्त जो खुशी होती है ना वो बहुत ही मजेदार होती है। और मतलब उसका आनंद सिर्फ वही ले सकता है जिसने खुद छोटा सा पौधा लगाया हो और उसको इतना बड़ा पौधा देखने को मिल रहा हो, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा और देखा क्या जिम्नोस्पर्म होते हैं और क्या एंजियोस्पर्म होते हैं। अब बारी है क्वेश्चन को करने की। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि मेरे बताने से पहले जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर आएगा, देखें आप उसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बहुत ही आसानी से पढ़ना है, एकदम आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर क्वेश्चन लंबा है तो उसको आराम से पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो कौन कौन से कथनों के बारे में विचार कर रहा है, क्या वो सही है या गलत है। जल्दी में कोई काम नहीं करना है क्योंकि जल्दी का काम शैतान का, और आप कौन हैं? आप होशियार बच्चे हैं। तो देखो भाई पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है? पहला लिखा है कि निम्नलिखित में से किसमें पानी के संचालन के लिए विशेष ऊतक पाए जाते हैं। तो अब जैसे ही ये सवाल आपकी स्क्रीन पे आया आपको तुरंत याद आना चाहिए पानी का संचालन। इसका मतलब पानी के स्थानांतरण की बात कर रहा है। एक जगह से पौधों में एक जगह से दूसरी जगह तक पानी को लेकर के जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। याद आ रहा है? पौधों में एक जगह से दूसरी जगह तक पानी को लेकर के जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। तो ये जाइलम क्या है? विशेष ऊतक है, पता है ना आपको। जाइलम और एक और हम लोगों ने पढ़ा था फ्लोएम, वो दोनों ही क्या है? संवहन ऊतक होते हैं। कहां पाए जाते हैं? तो अब देखो ध्यान से समझो। अब आप लोग सोच रहे होगे सर ये टेरिडोफाइटा लिखा है और अभी हमने बताया था कि टेरिडोफाइटा से संवहन ऊतक की शुरुआत हुई थी, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। लेकिन यहां पर तो दो ऑप्शन दिए हैं, समझो मेरी बात को। थैलोफाइटा में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। तो हमने आपको बताया था कि संवहन ऊतक की शुरुआत, जाइलम और फ्लोएम की शुरुआत कहां से हुई है? टेरिडोफाइट से हुई है। इसका मतलब टेरिडोफाइट में भी मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म में भी मिलेंगे, और यहां पर एंजियोस्पर्म नहीं लिखा है लेकिन एंजियोस्पर्म में भी संवहन ऊतक मिलेंगे। तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।
टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तीनों में हमको संवहन ऊतक मिलेंगे। यहां पर ऑप्शन में टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म लिखा है, तो इसका मतलब तीसरा और चौथा ऑप्शन कहां लिखा है, वो यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब कौन सा आंसर सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है नग्न बीजांड और नग्न बीज किसके विशिष्ट लक्षण हैं। याद करो ये शब्द कहां आया था, नग्न बीज। तो नग्न का मतलब क्या है, नग्न कहां से लिया गया है, जिम्नो से, याद आ रहा है। नग्न शब्द कहां से आया है, जिम्नो से। और बीज, ये बीज शब्द कहां से आया है, स्पर्मा से। तो जिम्नो प्लस स्पर्मा क्या बन गया, जिम्नो स्पर्म बन गया। ठीक, अब जिम्नोस्पर्म कहां लिखा है, ये लिखा है, मतलब कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब तो कितना बड़ा क्वेश्चन है, आपका तो सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये बड़ा क्वेश्चन आपके लिए हम जानबूझ के लेके आए हैं, जिससे आपको लेंदी क्वेश्चन दे करके डर ना लगे। अभी आप जब इसको पढ़ोगे ना, कितने कथन दिए गए, 1 2 3 4, और एक एक कथन को आराम आराम से पढ़ते जाएंगे और पढ़ करके तुरंत समझेंगे कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्लांटी जगत के विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चलिए विचार करते हैं। कथन पहला कह रहा है कि, यह कथन पहला है ना, क्या कह रहा है, थैलोफाइटा वर्ग के पौधों में, किसमें, थैलोफाइटा, याद आ रहा है, याद आ रहा है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा वर्ग के पौधों में पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। तो जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लास देखी थी, पिछला लेक्चर देखा था, तो हमने बताया था कि जो थैलोफाइटा के पौधे हैं उसका उदाहरण क्या है, शैवाल। और शैवाल आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलते हैं, जल में। अब वो जल स्वच्छ जल भी हो सकता है और समुद्री जल भी हो सकता है। ठीक है, तो शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, जल में। तो मुख्यतः कहाँ मिलेंगे, जल में। इसका मतलब कि पहला कथन क्या है, सही है। ठीक, अब बारी आई दूसरे कथन की। तो अब हम लोग विचार करते हैं दूसरे कथन पे। दूसरा कथन क्या कह रहा है, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को पादप का उभयचर कहते हैं। क्या लिखा है, पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। तो अभी हमने आपको शुरुआत में जब रिवीजन करा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइटा हैं उसको क्या कहते हैं, उसको पौधों का या पौधे के वर्ग का उभयचर कहा जाता है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी एकदम सही है। ठीक, अब चलिए देखते हैं तीसरा बिंदु क्या कह रहा है। तो तीसरा कथन क्या कह रहा है कि जो टेरिडोफाइटा हैं, टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। टेरिडोफाइटा में संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये भी सही हो गया। अब बात करते हैं चौथे वाले ऑप्शन की। चौथा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। देखो यहां से ये आ गया, यहां से हम इसको पकड़ पाएंगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। बिल्कुल सही लिखा है, इन तीनों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता कहां होती है, नहीं होती है। इसीलिए तो इनको क्या कहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें बीज को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। तो ये भी पॉइंट क्या कह रहा है, एकदम सही है। इसका मतलब कथन 1 2 3 4 चारों सही है। और ये कहां लिखा है, कथन चारों सही है। तो 1 और 2 नहीं, 2 और 3 नहीं, 3 और 4 ना, 1 2 3 4 ये चारों सही हैं। इसका मतलब कि डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ भी पॉइंट मिसिंग तो नहीं है ना, मजा आ रहा है, थम्स अप करो फटाफट। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से इनमें से किस पौधे में बीज होता है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं। अभी कंफ्यूज नहीं हो, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आने का। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज नहीं है भाई साहब। तो किनमें से किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो भाई साहब बीज है लेकिन फल नहीं है, तो कौन सा है वो है जिम्नोस्पर्म। क्या है, जिम्नोस्पर्म।
क्योंकि जो एंजियोस्पर्म है इसमें बीज जो है बीजों में आवरण पाया जाता है और फल भी पाए जाते हैं। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है इसमें बीज होता है लेकिन बीज में आवरण नहीं होता है, जिसकी वजह से फल का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, देखो अब ये फिर बड़ा क्वेश्चन आ गया और अब आपको पता होगा कि बड़े क्वेश्चन को देख करके घबराने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का ब्रो। देखो इन वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए? विचार करिए। तो आइए विचार करते हैं क्या कह रहा है। पहला कथन कह रहा है जिम्नोस्पर्म फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधों का वर्ग है। तो कह रहा है जिम्नोस्पर्म क्या है? याद करो, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है कि फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधों का वर्ग है। तो क्या ये जो बीज हैं ये फल के अंदर बंद होते हैं? क्या बीज फल के अंदर बंद होते? नहीं, क्योंकि बीजों में आवरण ही नहीं होता है तो फल का निर्माण नहीं होता है। और जब फल का निर्माण होगा ही नहीं तो बीज फल के अंदर कहां से आ जाएंगे? कुछ भी कह रहा है, यह कथन क्या हो गया? गलत। यह कथन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा कथन क्या कह रहा है? जिम्नोस्पर्म वर्ग के सभी पौधों में पुष्प लगते हैं। तो सही बात है, सॉरी एंजियोस्पर्म वर्ग के सभी पौधों में पुष्प लगते हैं। तो यह बात तो सही है कि एंजियोस्पर्म के पौधों में ही क्या पाए जाते हैं? फूल पाए जाते हैं। ठीक, जिन फूलों को तोड़ करके आप किसी और को देते हैं और वैलेंटाइन डे मना लेते हैं, है ना। अब कथन 3 की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे एक बीजपत्री जबकि एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे द्विबीजपत्री होते हैं। अब यहां इसने कंफ्यूजन कर दी कि जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे एक बीजपत्री होते हैं जबकि एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे द्विबीज। गलत कह रहा है ना, ये गलत कह रहा है ना। जो एंजियोस्पर्म होता है इसी में द्विबीजपत्री भी होते हैं और इसी में एक बीजपत्री भी होते हैं। तो एंजियोस्पर्म में ही एक बीजपत्री द्विबीजपत्री दोनों होते हैं जबकि जिम्नोस्पर्म में एक बीजपत्री नहीं होते हैं। तो ये गलत कह रहा है ना। ये सोच रहा है कि तुम होशियार नहीं हो, लेकिन तुम तो बहुत होशियार हो। तो कथन 3 क्या हो गया? गलत। तो कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखो पहला वाला सही नहीं है और दूसरा वाला। अब समझो यहां पे कह रहा है कौन से सही नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है कौन सही है जो तुम कर दो केवल 2, कह दो सर खाली एक ही सही था, इसको हमने लाइन को पढ़ा ही नहीं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस लाइन को मिस नहीं कर सकते हैं, समझे ना। ये जो लाइन है ना गुरु, ये जो पॉइंट लिखा है, ये जो लाइन लिखी है ना, इसको ही ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है। तो सही कौन सा है? 2। तो 2 टिक नहीं करना है। कह रहा कौन सही नहीं है मतलब पहला गलत है और तीसरा गलत है। इसका मतलब केवल 1 और 3, मतलब ऑप्शन सही होगा कौन सा? सी। और यही बच्चे कर जाते हैं गलती और फिर हो जाता है गलत और कहते हैं सर जी हम तो पढ़ के आए थे, पता नहीं मास्टर ने काहे गलत कर दिया। भैया तुमने ये नहीं पढ़ा था, तुमने खाली ये देखा, दूसरे में टिक किए और यहां गोला मार के चले आए और हो गया तुम्हारा क्या? गलत। तो समझे ना कहां गलती नहीं करनी है, ठीक है। कह रहा इनमें से पुष्पीय पौधे हैं, कौन है? मॉस, ये तो ब्रायोफाइट में आता है। फर्न, ये तो टेरिडोफाइट में आता है। एंजियोस्पर्म, ये सही है। लाइकेन है नहीं, ठीक। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। अब ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ, अगर मान लो ऐसे आ गया तो क्या करेंगे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि जो जिम्नोस्पर्म, अब इसको आपको पॉइंट के हिसाब से लिखना है कि जिम्नोस्पर्म में जो है बीज का आवरण नहीं पाया जाता है, जबकि आप लिखेंगे एंजियोस्पर्म में बीज का आवरण पाया जाता है। दूसरा, जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में फूल पाए जाते हैं, ठीक। तीसरा, जिम्नोस्पर्म में बीजपत्र नहीं पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में बीजपत्र पाया जाता है, ठीक।
जिम्नोस्पर्म में बीज फल के अंदर नहीं बंद होते हैं, एंजियोस्पर्म में बीज फल के अंदर बंद होते हैं। ठीक, कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए? और फूल एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट है जिनकी चर्चा आपको करनी है ना। एंजियोस्पर्म एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट बना करके लिखने हैं। अगर आप थ्योरी करके लिखोगे, पूरा यहां से लिखना चालू किया और पूरा यहां तक लिख डाले, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, समझे ना। जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में नंबर लाने का तरीका होता है, टेक्निक होती है। और टेक्निक ये है कि तुमको कैसे लिखना है, पहला पॉइंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। बस पर्याप्त है, 5 से ज्यादा लिखने का नहीं, ज्यादा नहीं, इतना बहुत है। ठीक है ना, इतने में तुमको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने आज पौधों के बारे में खत्म कर लिया, मतलब प्लांटी को आज हम लोगों ने खत्म कर लिया है। कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। प्लांटी को 5 वर्ग में बांटा गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, है ना। और जिनमें से 3 को क्रिप्टोगैमी कहा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्या कहा गया? क्रिप्टोगैमी कहा गया, जिसमें बीज नहीं पाए जाते थे। ठीक, जिसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत डीप में पढ़ा था। और अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो आज हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें बीज पाए जाते हैं, लेकिन किसी में फूल नहीं होते हैं और किसी में फूल होते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं। आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।